आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन है। हो सकता है कि कुछ तकनीकी कारणों से मुख्य अतिथि महोदय नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम हमारे आमंत्रित वक्ता यहाँ जुड़ चुके हैं। चलिए, बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय जुड़ चुके हैं। आपकी अनुमति से हम इस वेब संगोष्ठी को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि इस वेब संगोष्ठी का आयोजन बुंदेलखंड जनता डिग्री कॉलेज, जो कि झांसी के ग्राम पलीदा में खुला हुआ है, एवं डॉक्टर मनु जी स्मृति समिति ट्रस्ट, जो कि झांसी में एक संचालित संस्था है, दोनों के संयुक्त रूप से इस वेब संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस वेब संगोष्ठी का विषय हिंदी, प्राचीन काल से आधुनिक सभ्यता तक, यह विषय रखा गया। इस संगोष्ठी का मनाया जाता है। इस दौरान काफ़ी व्यस्तताएं रहती हैं, जिस कारण से हम इस वेब संगोष्ठी का आयोजन उस दिन नहीं कर पाए हैं। राजभाषा सप्ताह का भी एक प्रचलन है, जिसमें हम हिंदी दिवस के आसपास के दिनों में हिंदी दिवस को मनाने का प्रयास करते हैं। तो इसी राजभाषा सप्ताह की निरंतरता में हम लोगों ने यह वेब संगोष्ठी का आयोजन किया है। किसी भी कार्य को प्रारंभ से पहले विद्या, बुद्धि, विवेक की माँ सरस्वती का हम लोग स्मरण करते हैं। आइए कुछ क्षणों के लिए माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए हम इस संगोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी वेब संगोष्ठी का विषय हिंदी है। हिंदी भाषा को हम लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित जानते हैं, समझते हैं, बचपन से हिंदी बोलते हैं। हिंदी भारत को जोड़ने का बहुत बड़ा सेतु है। हिंदी भारत को संयुक्त रखने की एक बहुत बड़ी शक्ति भी है। भारत को बनाए रखने का आधार भी हिंदी है। हिंदी राष्ट्र भावना को केवल जागृत ही नहीं करती है, बल्कि हमारे अंदर स्थायी भावना को भी उत्पन्न करती है। एक कवि महोदय की कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं, हालांकि उन महोदय का हमको नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी राजभाषा पर। हिंदी भाषा ही तो है, हम सबको पहचान दिलाती है, हर मानव के मन के भावों को यह दर्शाती है। जीवन आधार है हिंदी, हम बात इसी में करते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। इसी के साथ हम इस संगोष्ठी का प्रारंभ करके प्रथम चरण में हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर अवनीश कुमार जी जुड़ चुके हैं। आप इस समय वर्तमान में भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। महोदय प्रोफेसर अवनीश कुमार जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सभी प्रतिभागियों को प्रेरित करने की कृपा करें। प्रोफेसर अवनीश कुमार सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। काम किया गया है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के माध्यम से ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने की बात की गई। हम सभी जानते हैं कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएं हैं। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं हैं और संविधान का जो दायित्व है उसमें इन सभी 22 भारतीय भाषाओं को विकसित करना, संवर्धित करना, इसमें ज्ञान विज्ञान और अन्य विषयों के विषय में नॉलेज उपलब्ध कराना, साहित्यिक को लेकर भी और दूसरे जो
अन्य ज्ञान विज्ञान के विषय हैं उनको लेकर भी इन भाषाओं में ज्ञान विज्ञान को उपलब्ध कराना ये भारत सरकार का भी दायित्व है और राज्य सरकार का भी दायित्व है। और ये जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे शिक्षक हैं, उनकी आवश्यकता भी है कि उनको ज्ञान विज्ञान उनकी भाषा में उनको मिले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जब हम बात करते हैं, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें पहला बिंदु है एजुकेशन विद मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात की गई। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम 8वीं अनुसूची के बाहर की जो हमारी भाषाएं हैं उन भाषाओं में भी ज्ञान विज्ञान की हम बात करेंगे और उनके माध्यम से भी प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की जा सकती है। अभी जो हमारा वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा का जो सिस्टम है, उसमें हम अपनी शिक्षा को 8वीं अनुसूची की 22 भारतीय भाषाओं पर सीमित रखते हैं कि इन 22 भारतीय भाषाओं में ही हम ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं। परंतु ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी आगे 1 साल या 2 साल में लागू हो जाएगी, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें अपनी मातृभाषाओं के माध्यम से आगे बढ़ने का एक अवसर देती है। यदि मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, बुंदेलखंड की बात करूं, तो बुंदेलखंड की भी एक अपनी भाषा है, बुंदेलखंडी भाषा है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस के लिए अवसर देती है कि यदि इस क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं या जो प्रशासन है, राज्य सरकार है, वो यदि उचित समझे तो बुंदेलखंडी भाषा के माध्यम से भी प्राथमिक शिक्षा शुरू की जा सकती है। बुंदेलखंडी माध्यम से भी प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है। बुंदेलखंडी भाषा को विकसित करने के भी उपाय किए जा सकते हैं, उसको समर्थित करने के उपाय किए जा सकते हैं, उसमें और अधिक साहित्य विकसित हो इस के भी प्रयास किए जा सकते हैं। तो यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति भाषा को लेकर बहुत सेंसिटिव है और बहुत ही इसमें भाषा के ऊपर फोकस किया गया है कि हम अपनी मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा की शुरुआत करें। और ये अनेक शोधों से भी ये पता चला है कि जो बच्चे की आयु 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक होती है, उस समय उसमें भाषाओं को सीखने की जो प्रवृत्ति है वो सबसे ज्यादा अधिक होती है। और हम सब जानते हैं कि जो बच्चों की जिज्ञासाएं होती है, उत्सुकताएं होती हैं, वो भी बहुत अधिक होती है। तो ये जो पीरियड है प्राथमिक शिक्षा का, ये बच्चों के विकास के लिए एक बहुत ही उचित अवसर है और बहुत ही आवश्यक है कि इस समय उनका समग्र विकास हो सके। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र विकास को लेकर बात करती है, एकीकृत शिक्षा की बात करती है और एंजॉयबल शिक्षा की बात करती है। कहने का तात्पर्य है कि होलिस्टिक एजुकेशन की बात की जा रही है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की जा रही है और एंजॉयबल एजुकेशन की बात की जा रही है। बच्चों शिक्षा को एंजॉय करें, बच्चे को शिक्षा कोई भार ना लगे, कोई बर्डन ना लगे, उनको कहीं परीक्षा का उनके ऊपर प्रेशर ना आए और वो एंजॉय करते हुए उस शिक्षा को प्राप्त करें ताकि उनका हर तरह से बौद्धिक विकास हो, समग्र विकास हो और एकीकृत रूप से वो विषय को समझे और भाषा उनके मस्तिष्क पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाले और जिस भाषा में समझ सकते हैं, जो उनकी मातृभाषा है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी मातृभाषा है, कोई भी हमारी मातृभाषा हो सकती है। हम जिस भी स्थान पे हमारा जन्म हुआ है, जो भी हमारे परिवेश की भाषा है, हमारे परिवार की भाषा है, उस भाषा में जितना भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो हमारे साथ में हमेशा रहता है। हमें बचपन की यादें हमेशा हमारे साथ चलती हैं। बचपन में सीखा हुआ ज्ञान हमें हमेशा याद रहता है। और जगह शिक्षा भी हमारी अपनी भाषाओं में दी जाएगी, अपनी भाषाओं में हमें शिक्षा मिलेगी, तो निश्चित रूप से जो बच्चे का बौद्धिक विकास है, जो उसकी जिज्ञासाएं हैं, वो शांत होंगे, उनके जो बौद्धिक विकास है वो अधिक विकास होगा। तो भाषाओं को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत ही अच्छी बात की गई है कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था। इसमें जो करंट हमारा 10+2 का सिस्टम है उसको परिवर्तित करके 5+3+3+4 किया गया है
5 ईयर जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसमें पहले 2 साल आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी प्रिपरेटरी को दिए गए हैं, फिर कक्षा 3, 4, 5 के लिए प्राइमरी में दिए गए हैं और फिर 6, 7, 8 जो माध्यमिक वाला है और उसके बाद 9, 10, 11, 12 और शिक्षा को इस तरह किया जाएगा कि बच्चे शिक्षा को एंजॉय करें और शिक्षा उनके ऊपर कोई बर्डन ना हो। जब उनका मूल्यांकन होगा तो मूल्यांकन भी कंटिन्यूअस सतत मूल्यांकन की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि एक बार एग्जाम हो और उस एग्जाम के परिणाम के आधार पर ही बच्चे की योग्यता को बताया जाए। उसका पूरे वर्ष सतत मूल्यांकन की बात की गई है ताकि जो उसका एक्चुअल उसकी बौद्धिक क्षमता है वो उसके जो उसका परीक्षा परिणाम है, जो उसका परीक्षा फल है उसमें वो प्रदर्शित हो। तो भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की बात की गई है कि बच्चे कक्षा 6, 7, 8 में आएंगे उस समय उनको अन्य भाषाएं भी सीखने की बात की गई है। एक से अधिक भाषाएं सीखने की बात की गई है। उसमें हिंदी भी है, उसमें अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, उसमें अन्य स्थानीय भाषाएं भी हैं, उसमें अंग्रेजी भी है। और जब विद्यार्थी कक्षा 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे होंगे उस समय उनके पास ये भी अवसर होगा कि वो यदि विदेशी भाषाएं पढ़ना चाहें तो उनको विदेशी भाषाएं सीखने की भी उनको अवसर मिलेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी भी है। इसको हम क्लासिकल लैंग्वेज भी कहते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज की श्रेणी में भी है। और ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं वो उसमें से कई भाषाएं ऐसी जो क्लासिकल लैंग्वेज की श्रेणी में आती हैं और उनमें बहुत अधिक साहित्य उपलब्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात को रेखांकित भी किया गया है कि संस्कृत में जितना लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध है, यदि हम लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं के लिटरेचर को मिला दें तो भी हमारी संस्कृत भाषा में उन दोनों भाषाओं से अधिक साहित्य उपलब्ध है। और हम सभी जानते हैं कि संस्कृत का जो साहित्य है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंध रखता है, चाहे वो गणित का विषय हो या विज्ञान का हो या ज्योतिष का हो या खगोल शास्त्र का हो। हर विषय में जो ज्ञान है वो संस्कृत के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है। और ये कुछ 100 वर्षों की प्राचीन पूर्व की हम बात करें, जब हम हमारे यहाँ जो भौतिक वर्ग की जो विचार विमर्श की भाषा थी वो संस्कृत हुआ करती थी। हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनका जो विचार विमर्श किया जाता था वो संस्कृत भाषा के माध्यम से किया जाता था और संस्कृत ज्ञान प्राप्ति का एक बहुत बड़ा साधन था। और हमारे यहाँ अनेक नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय हुए हैं और जहाँ पर भारत ही नहीं विदेशों से भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर विद्यार्थी आया करते थे और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करते थे। तो संस्कृत भाषा को भी बढ़ाने की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात की है। संस्कृत नॉलेज सिस्टम विकसित करने की बात की गई है ताकि एक विकसित किया जा सके और एक उसका प्रचार प्रसार किया जा सके। और इसी को लेकर वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय ने 3 संस्कृत विश्वविद्यालय भी स्थापित किए हैं। 3 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय 2 दिल्ली में है और एक तिरुपति में है। तो 3 विश्वविद्यालय भी शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से स्थापित किए गए हैं। और हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम परिवर्तित करके भी उसको शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। और ताकि इसका जो उद्देश्य है शिक्षा मंत्रालय का जो मैक्सिमम फोकस है वो शिक्षा के ऊपर व्यक्ति होगा। मानव संसाधन की जो बात है वो उसको अलग किया गया है और शिक्षा को लेकर काम करने की बात की गई है। और इस बात पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उस शिक्षा से हमारे विद्यार्थियों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनका समग्र विकास हो और जो शोध है या अन्य विषय है उसमें मौलिकता आए, विचारों में मौलिकता आए, चिंतन में मौलिकता आए और मौलिक दर्शन हो। इसको लेकर भारतीय भाषाओं के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार ये अवसर विद्यार्थियों को मिलेगा कि वो प्राइमरी कक्षा से लेकर उच्च स्तर तक जब भी उनको लगे कि उनको अन्य भाषाएं सीखनी हैं, उन भाषाओं पर ज्ञान प्राप्त करना है, वो उन भाषाओं पर ज्ञान प्राप्त कर सके। एक विद्यार्थी जो बीएससी में पढ़ रहा है या फिर बीकॉम में पढ़ रहा है या मास्टर डिग्री
MSc में पढ़ रहा है, यदि उसको भी लगता है कि मुझे भाषा का ज्ञान लेना है, मुझे जो भाषाएं आती हैं उससे अतिरिक्त कोई अन्य भाषा भी सीखनी है, तो उच्च शिक्षा के स्तर पर भी जाके वो भाषाओं को चयन कर सकता है और उस भाषा को पढ़ सकता है, उसके साहित्य को पढ़ सकता है, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ये अवसर दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। जबकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो भाषाओं की हम बात करते हैं वो +2 लेवल तक की रहती है, उसके बाद तो फिर भाषा का कोई ज्यादा सीखने या सिखाने का कोई ज्यादा रोल नहीं होता। परंतु ये शिक्षा नीति इस बात को फोकस करती है कि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर या शोध के स्तर पर भी यदि अन्य भाषाएं सीखनी हो तो उन भाषाओं को सिखाने की व्यवस्था इस शिक्षा नीति के माध्यम से हो पाएगी और बच्चों के सामने ये अवसर मिलेंगे। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, पहला मैंने बात की यहाँ पर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की। ये मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की जो व्यवस्था है विद्यार्थियों के लिए इनको उपलब्ध रहेगी। विद्यार्थियों के पास ये अवसर होंगे वो कि अपनी भाषा के माध्यम से वो शिक्षा को ग्रहण कर सके। दूसरा सबसे बड़ा इसका जो विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो विद्यार्थियों को अवसर मिलेंगे वो मल्टीपल डिसिप्लिन की बात की गई है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स की बात की गई है, ऑन डिमांड एजुकेशन की बात की गई है कि विद्यार्थी यदि कोई अन्य विषय भी पढ़ना चाहते हैं तो अपने कोर्स के साथ में वो अन्य विषय भी पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए एक विज्ञान का छात्र है जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में स्नातक के कोर्स को पढ़ रहा है। यदि वो चाहता है कि उसको पॉलिटिकल साइंस में उसकी अभिरुचि है, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको इस बात के लिए अवसर देगी कि अपने कोर्स के साथ साथ वो पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन भी कर सके। उसको लगता है कि वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो उसको हिस्ट्री पढ़ने के अवसर भी उसको मिल सकते हैं। एक इंजीनियर है जो बीटेक कोर्स कर रहा है, उसको लगता है उसको फाइन आर्ट्स या क्राफ्ट्स या कोई अन्य विषय में उसकी अभिरुचि है और विषय को भी वो अपने विषय के साथ पढ़ना चाहता है, अपने कोर्स के साथ पढ़ना चाहता है, तो ये शिक्षा नीति एक बीटेक करने वाले स्टूडेंट्स को भी ये अवसर देगी कि वो अन्य संकायों के जो अन्य विषय हैं उनमें भी अध्ययन कर सके और वो भी उसके कोर्स और कैरिकुलम के पार्ट बनेंगे। ये ऑन डिमांड एजुकेशन की बात करती है और कि हम विद्यार्थियों की जो चॉइस है, विद्यार्थियों की जो आवश्यकता है, उनकी जो अभिरुचि है, हम सभी जानते हैं जिस विषय में हमारी अभिरुचि होती है उसमें जब हम कोई चीज पढ़ते या समझते हैं तो हमें बहुत जल्दी समझ आ जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इंटरडिसिप्लिन एजुकेशन की बात की गई है कि एक कॉमर्स का विद्यार्थी है, यदि उसको गणित में रुचि है तो गणित विषय को ले सकता है कॉमर्स के साथ साथ। एक सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में आर्ट्स का विद्यार्थी है, उसको लगता है उसको विज्ञान या उसको कॉमर्स का कोई विषय पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है मान लीजिए, तो ये शिक्षा नीति उस विद्यार्थी को अवसर देगी कि वो अपनी शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर या मैथमेटिक्स या अन्य कोई विषय भी पढ़ सके। तो इस प्रकार ये इंटरडिसिप्लिन की बात इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल सब्जेक्ट्स, ये दूसरा इसका मुख्य बिंदु है। और तीसरा जो इसका बिंदु है वो है मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स एंड मल्टीपल एग्जिट। हम सभी जब अपने कोर्स पर प्रवेश लेते हैं तो हम सभी जानते हैं कि यदि हम बीए में एडमिशन ले रहे हैं तो बीए 3 वर्ष का कोर्स है, यदि हम बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं तो बीएससी 3 वर्ष का कोर्स है, यदि हम बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं बीटेक 4 वर्ष का कोर्स है, यदि हम एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं तो ये आपका 5 साल का कोर्स है। हम सभी इस बात को परिचित हैं और वर्तमान जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उसमें इस बार विद्यार्थी यदि मान लीजिए बीएससी में एडमिशन उसमें ले लिया तो उसके लिए कंपल्सन है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर उसको पास करना। जब वो थर्ड ईयर का कोर्स पास कर देगा, तीनों वर्षों के जो कोर्स है उसके परीक्षा तो वो उत्तीर्ण कर देगा, उसी के बाद उसको स्नातक की डिग्री मिलेगी। यदि किसी कारणों से विद्यार्थी फर्स्ट ईयर पास कर लेता है, सेकेंड ईयर पास कर लेता है और थर्ड ईयर किसी कारणों से वो उसकी परीक्षा नहीं दे पाता, उसमें आगे पढ़ाई नहीं कर पाता,
और वो किसी कारणों से उस कोर्स को छोड़ देता है, तो वर्तमान जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें उसको ड्रॉप आउट की श्रेणी में रख दिया जाता है और उसको उस पूरे 3 साल के कोर्स का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। कहीं वो नौकरी के लिए जाता है तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है केवल 12वीं कक्षा ही उसकी मान्य होती है। उसने 2 साल स्नातक के स्तर में पढ़े तब तो 3 साल का कोर्स पूरा नहीं कर पाया तो उसका उसको कोई वेटेज नहीं होता, वो उसके ड्रॉप आउट की श्रेणी में आ जाता है। इसी प्रकार बीटेक में भी है, यदि विद्यार्थी ने 2 साल पढ़ा है और 2 साल का कोर्स किसी कारण से पूरा नहीं कर पाया है तो वहाँ पर भी वो ड्रॉप आउट की श्रेणी में आ जाता है। और हम सभी ने ये व्यक्तिगत रूप से भी देखा है, हम सभी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और प्रवेश और परीक्षाओं से भी संबंध रहा है और मेरे मित्र साथी संजीव जी भी इस बात से बहुत अच्छी तरह से परिचित है कि 3rd ईयर में आते आते विद्यार्थी कोर्स को छोड़ देते हैं। कई बार कोर्स छोड़ना सकारात्मक भी होता है, विद्यार्थियों की नौकरी लग जाती है, नौकरी लगने के कारण वो अपना कोर्स को छोड़ देते हैं। कई बार उनके समक्ष पारिवारिक कठिनाइयाँ आती हैं, पारिवारिक परिस्थितियाँ होती हैं, उस कारण से अपनी वो विद्या को आरंभ जारी नहीं रख सकते। कई बार उनके सामने वित्तीय समस्या आ जाती है जिसके कारण से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। कई बार कुछ हमारे जो विद्यार्थी होते हैं वो स्पोर्ट्स में उनकी बहुत रुचि होती है, स्पोर्ट्स के कारण वो ठीक से तैयारी नहीं कर पाते, अपने कोर्स को उत्तीर्ण नहीं कर पाते। ये शिक्षा नीति उन विद्यार्थियों को अवसर देती है मल्टीपल एग्जिट की, कि विद्यार्थी ने यदि 1 वर्ष का कोर्स पूरा कर लिया है तो 1 वर्ष के बाद वो एग्जिट कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं और 1 वर्ष का जो उनको प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो उनको मिल जाएगा। यदि उन्होंने 2 वर्ष का कोर्स पूरा कर लिया है तो 2 वर्ष के इक्विवेलेंट उनको प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट मिल जाएगा और यदि उन्होंने 3 वर्ष का पूरा कर लिया है तो स्नातक की डिग्री उनको मिल जाएगी। तो ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इस बात के अवसर उन विद्यार्थियों को देती है। और यदि मैं इस बात को एनालिसिस करूँ और देखें तो हमने बहुत बार देखा है कि जो हमारे उच्च शिक्षा के संस्थान है उसमें बहुत सारे सोसाइटल केसेस भी होते हैं, विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, अपने बॉस का प्रेशर होता है, अपने परिवार का प्रेशर होता है, साथियों का प्रेशर होता है। कई बार वो कह जाते हैं, वो बहस हो जाते हैं कि वो वहाँ पर आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस जो मल्टीपल एग्जिट की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात की गई है इससे निश्चित रूप से उनको एक वे आउट मिलेगा और वो अपने 2 साल की शिक्षा को पूरी करके कर चुके हैं यदि तो उसको लेकर वो क्विट कर सकते हैं और उनको उसके इक्विवेलेंट प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री जैसे भी इसके नियम बनेंगे उसके अनुसार आपको मिल जाएगा। तो जो बीटेक है 4 साल के कोर्स है, 2 साल या 3 साल में क्विट करना चाहते हैं तो क्विट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ही मुख्य विषय है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति। विद्यार्थियों के पास ये ऑप्शन आ जाएंगे मल्टीपल एग्जिट के और भविष्य में 2 साल के बाद, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जब उनको आवश्यकता लगती है कि उनको अपने कोर्स को पूरा करना चाहिए, उनके जो 2 साल के जो मार्क्स हैं, क्रेडिट्स हैं, वो उनके डिपॉजिट रहेंगे और भविष्य में जब भी उस कोर्स को पूरा करने चाहते हैं कभी भी अपने पूरे कैरियर के दौरान उस कोर्स को आगे पूरा कर सकते हैं और उनके जो पुराने 2 वर्ष के मार्क्स हैं, क्रेडिट्स हैं, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और फिर उनको पूरी स्नातक या प्रास्नातक की डिग्री मिल जाएगी। इसी के साथ साथ इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये भी बात की गई है कि जब हमारा स्नातक 3 वर्ष का है तो उनको 2 वर्ष का प्रास्नातक करना होगा और जो विद्यार्थी 4 साल तक स्नातक करते हैं उनको 1 साल का प्रास्नातक करना होगा। कुल मिलाकर स्नातक और प्रास्नातक, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट को 5 साल में ही रखा गया है। तो 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए और मल्टीपल एग्जिट के लिए। और भाषाओं का इसमें एक बहुत बड़ा अवसर विद्यार्थियों को लिए मिलने जा रहा है कि वो अपनी भाषाओं के माध्यम से, इससे न केवल इन भाषाओं का विकास होगा अपितु इन भाषाओं में ज्ञान विज्ञान भी उपलब्ध होगा। हम सभी जानते हैं कि हम चाहे किसी भी भाषा में काम करें, यदि मैं बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करता हूँ, मैं भी आप के विश्वविद्यालय में हूँ गणित विभाग में और हम सभी साथ में काम करते हैं। हम जानते हैं कि विद्यार्थी अंग्रेजी में परीक्षा देता है, अंग्रेजी में पढ़ता है, परंतु उनकी जब सोचने की प्रवृत्ति है वो हमेशा उनकी अपनी भाषा में ही होती है। हम किसी भी भाषा में काम करें, जो हमारी चिंतन की प्रवृत्ति है वो हमारी अपनी भाषा हो सकती है।
हम किसी दूसरी भाषा में नहीं सोच सकते। यदि मैं कहूँ कि आप अंग्रेजी में एग्जाम लिख के पास हो सकते हैं, परंतु आप अंग्रेजी में सोच के आइडिया नहीं दे सकते। यदि आपको अपने विचार देने होंगे, अपने आइडियाज देने होंगे, तो निश्चित रूप से उन आइडियाज को, उन विचारों को आप अपनी भाषा में ही लेकर आएंगे। जहां तक काम करने का प्रश्न है, वो हम किसी भी भाषा में कर सकते हैं, परंतु हमारे जो विचारों की भाषा है, हमारे जो चिंतन की भाषा है, हमारे जो दर्शन की भाषा है, वो हमारी अपनी भाषाएं ही होती हैं। वो अपनी भाषाओं से बाहर की भाषाएं नहीं हो सकती। हमारे कितने सारे वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, जब वो विदेश में जाते हैं, उन देशों में जाते हैं जिनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है। विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी भाषाएं अंग्रेजी नहीं है, तो वहां पर जाके पहले वो वहां की भाषा को सीखते हैं। रशियन है, कोरियन है, चाइनीज है, जापान है, जापानीज है, हिब्रू है, बहुत सारी ऐसी भाषाएं, देश हैं जिनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। फ्रांस में फ्रेंच है। यदि हमें फ्रांस से कोई डिग्री करनी है, पोस्ट डॉक करना है, या वहां से उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना है, तो पहले जाके हमें वहां की भाषा को सीखना होगा। और ये भाषा को सीखना हमारे लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। जो यहाँ से वैज्ञानिक और इंजीनियर जाते हैं, वो 6 महीने 8 महीने में और वहाँ की भाषाओं को सीख जाते हैं, और फिर वहाँ की भाषाओं को सीखने के बाद उन भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक वैज्ञानिक जिसने फ्रांस में जाकर फ्रेंच भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा में कोई सर्टिफिकेट लिया है, कोई डिग्री लिया है, या कोई रिसर्च की है, और जब वापस उस कोर्स को पूरा करने के बाद, उस ज्ञान को पूरा करने के बाद वो अपने देश में आते हैं और अपने देश में आकर काम करते हैं, तो क्या वो यहाँ पर आके उस फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं? नहीं करते। उस फ्रेंच भाषा को जब वो अपने देश में आते हैं तो उस फ्रेंच भाषा को वहीं पर छोड़ देते हैं, और फिर वहां से केवल उस ज्ञान को अपनी भाषाओं में व्यक्त करते हैं, अपनी भाषाओं के माध्यम से उस ज्ञान को अपने देश में फैलाते हैं, अपने विद्यार्थियों को बांटते हैं। कोई भी शिक्षक या वैज्ञानिक जिसने फ्रांस में जाकर फ्रेंच भाषा में कोर्स को पढ़ा है, कोर्स पूरा किया है, वो भारत में आकर फ्रेंच भाषा के माध्यम से उस कोर्स को नहीं पढ़ाता, वो अपनी भाषाओं के माध्यम से उस कोर्स को पढ़ाता है। तो हम अपनी भाषाओं में सोचते हैं, अपनी भाषाओं में ही काम करते हैं, तो भाषाओं का जो संबंध है ज्ञान विज्ञान से वो बहुत अधिक है। हमारे विचारों से, हमारे दर्शन से, हर जगह हमारा जो परिवेश है, हमारी जो मातृभाषाएं हैं, हमारी जो भाषाएं हैं, वो हमारी जो पर्सनालिटी है उस पर रिफ्लेक्ट करती है। तो भाषा हमें, और हमारी भाषाएं वो समृद्ध भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी भाषाएं समृद्ध नहीं है, हमारी भाषाएं की लिपि भी है, हमारी भाषाओं का व्याकरण भी है, हमारी भाषाओं में शब्द संपदा भी है। तो हमारी भाषाएं बहुत समृद्ध हैं। तो इन समृद्ध भाषाओं के माध्यम से हमें अपने ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाना है। वो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय का जो ये वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग संस्था है, ये भी किसी 6 दशकों से 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। 1961 से लेकर अभी तक जितने भी हमारे ज्ञान विज्ञान के विषय हैं, उन सभी विषयों में शब्दावली निर्माण का काम इस शब्दावली आयोग के माध्यम से किया जाता है। परिभाषा कोश का निर्माण किया जाता है, और 8वीं अनुसूची में आने वाली जितनी हमारी 22 भारतीय भाषाएं हैं, उन सभी 22 भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तक के प्रकाशन का काम भी इस आयोग के माध्यम से किया जाता है। 8वीं अनुसूची की जितनी भाषाएं हैं, दक्षिण में जाएंगे तो तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है। नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो असमीज है, बोडो है, मणिपुरी है, बंगाली है। सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे तो गुजराती है, मराठी है, कोंकणी है। और यदि हम जो बाद में भाषाएं ऐड की गई थी 8वीं अनुसूची में, उसमें नेपाली है, संथाली है, मैथिली है, और संस्कृत है, उर्दू है, हिंदी है। तो ये सभी जो भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान उपलब्ध हो, इसी के लिए शब्दावली आयोग पिछले 6 दशकों से निरंतर काम कर रहा है। और शब्दावली आयोग ने लगभग 10 लाख के आसपास शब्दों के लिए हिंदी और भारतीय भाषाओं में पर्यायों का निर्धारण भी किया है, और लगभग 16,000 से भी अधिक पुस्तकें विश्वविद्यालय स्तर की हिंदी में
अन्य जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं आज की सूची की, उसमें पुस्तक निर्माण का काम भी कराया गया है। यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में भी एक हिंदी ग्रंथ अकेडमी है, भोपाल में है, राजस्थान में है। हिंदी भाषी राज्यों में 9 ग्रंथ अकेडमी है और जो बाकी ग्रंथ अकेडमी है 13 ग्रंथ अकेडमी वो अन्य राज्यों में है, दक्षिण राज्यों में है, उत्तर पूर्वी राज्यों में है। और इस तरह से इन ग्रंथ अकेडमियों के माध्यम से हिंदी और भारतीय भाषाओं में पुस्तक निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। अभी शिक्षा नीति में एक और संस्थान भी विकसित करने की बात की गई है, जो कि भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की बात शास्त्रीय शिक्षा नीति में की गई है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि शिक्षा को अपनी भाषाओं से जोड़ने का एक अवसर इस शास्त्रीय शिक्षा नीति में दिया जा रहा है कि हमारा ज्ञान विज्ञान हमारी अपनी भाषाओं में आए। हम प्रतिदिन आकाशवाणी और दूरदर्शन से मौसम विज्ञान की जानकारी सुनते हैं, देखते हैं। क्या ये जानकारी पूरे भारतवर्ष में एक ही भाषा में दी जा सकती है? शायद नहीं दी जा सकती। जिस क्षेत्र की बात में हम जानकारी प्रसारित कर रहे होंगे, हमें उसी क्षेत्र की भाषा को अपनाना पड़ेगा। तो भाषाओं का सम्मान बहुत अधिक है और हिंदी पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बोली जाती है। 200 के भी आसपास विश्वविद्यालय हैं जिनमें हिंदी का अध्ययन और अध्यापन कराया जा रहा है। तो ये हमें भी इस पद को लेकर आगे बढ़ना है और मैं तो हमेशा इस बात को फोकस करता हूँ कि जब हमारे शिक्षक साथी क्लास लेने के लिए जाते हैं वो बहुत सारी किताबों का संदर्भ लेते हैं। वो इंडियन ऑथर की किताबें देखते हैं, वो फॉरेन ऑथर की किताबें देखते हैं, वो इंडियन पब्लिशर को भी देखते हैं, फॉरेन पब्लिशर को भी देखते हैं। उन सभी किताबों से मिलाकर वो अपने लेक्चर नोट तैयार करते हैं। तो क्यों ना जब वो इतनी सारी किताबों का पुस्तकों का संदर्भ लेते हैं उसमें 1-2 पुस्तकें हमारी अपनी भाषाओं की भी आए। यदि शिक्षक तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों का भी संदर्भ ले और फिर विद्यार्थियों को उनकी भाषा में भी उस ज्ञान विज्ञान को समझाए तो निश्चित रूप से जो उनकी बौद्धिक क्षमता है उसमें विकास होगा, उसका संवर्धन होगा और निश्चित रूप से जो उनकी सीखने और समझने की जो प्रवृत्ति है वो विकसित होगी। और जो उनमें चिंतन की प्रवृत्ति है, हम चिंतन तभी कर सकते हैं, हम तभी सोच सकते हैं जब ज्ञान विज्ञान हमारी अपनी भाषाओं में हमने सीखा हो। यदि हमने किसी अन्य भाषा में सीखा है और फिर हम चिंतन अपनी भाषा में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें अंग्रेजी में प्रिस्क्रिप्शन देता है और हम कहते हैं कि जो डॉक्टर ने बताया हमने मेडिकल स्टोर से खरीद लिया दवाइयाँ, तो ये वो ही कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर होता है। तो हमें इस बात के प्रयास करने चाहिए कि हमें अपनी भाषा को समझ करना चाहिए, अपनी भाषाओं में अधिक से अधिक पुस्तकें आए, हमारे विद्यार्थी अपनी भाषाओं के माध्यम से सीखें और हिंदी इसमें एक अग्रणी है। और हिंदी को लेकर सरकारें भी बहुत सारा काम कर रही हैं, राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार के माध्यम से भी। यदि मैं अपने इसमें शिक्षा मंत्रालय की बात करूं तो भाषाओं को लेकर शिक्षा मंत्रालय में 11 विभाग है। और यदि होम मिनिस्ट्री की बात करो, होम मिनिस्ट्री में फिर गृह मंत्रालय में 4 भाषा का एक बहुत बड़ा विभाग है। उसके अलावा जो अन्य मंत्रालय हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसको वो भी भाषाओं को लेकर काम कर रहे हैं। तो केंद्र और राज्य सरकार जितनी भी हमारी भारत सरकार में है उन सभी भाषाओं को लेकर बहुत सारा काम कर रही हैं। तो मैं अपने साथी डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ उनके महाविद्यालय बनने के लिए। और इस वेबिनार का उन्होंने यहाँ पर आयोजन किया, हम सबको एक मंच पर लेके आए। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही रुचिकर आपने व्याख्यान दिया है। हम सभी प्रतिभागी बड़ी रुचि से आपके पूरे व्याख्यान को सुन रहे थे कि आपने किस तरह से कि मातृभाषा आधारित नई शिक्षा नीति को आपने परिभाषित किया है, हम सभी को अवगत कराया है कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा का क्या महत्व रखा गया है। अब हम अपने व्याख्यानों का क्रम आरंभ करते हैं। हमारे प्रथम व्याख्यान के रूप में आमंत्रित महोदय प्रोफेसर पवन अग्रवाल जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में कार्यरत हैं। आपके परिचय के लिए हम महाविद्यालय के प्रबंधन तंत्र के सदस्य डॉक्टर कमलेश बिलगैया जी को आमंत्रित करना चाहते हैं कि आप आए और प्रतिभागियों के समक्ष एक संक्षिप्त परिचय प्रोफेसर पवन अग्रवाल जी का प्रस्तुत करें। डॉक्टर कमलेश बिलगैया जी।
आपने पीएचडी की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से सन 1992 में प्राप्त की थी। आपको 28 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव प्राप्त है। आपके द्वारा कुल 16 ग्रंथ और 36 शोध ग्रंथों का प्रकाशन किया जा चुका है। आपके निर्देशन में 27 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि एवं 27 छात्रों को एमफिल की उपाधि प्राप्त हो चुकी है। आपने 26 अंतर्राष्ट्रीय एवं 70 राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सहभागिता की है। आपके द्वारा मॉरिशस, सिंगापुर एवं जोहान्सबर्ग में शैक्षिक यात्राएं की गईं। आपको विश्वविद्यालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर प्रशासनिक कार्य हेतु नियुक्त किया गया, जिसका आपने बड़े अच्छे से निर्वहन किया। साथ ही आपको कई अन्य विश्वविद्यालय में अकादमिक दायित्व हेतु आमंत्रित किया जा चुका है। अब मैं डॉक्टर पवन अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने उद्बोधन से हमें अभिगृहित करें। नमस्कार सर। नमस्कार कमलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार लगता है आप सबको मिल रही है। जी सर, आ रही है सर, आ रही है। पहले बुंदेलखंड जनता डिग्री कॉलेज पलीदा झांसी और मेरे अत्यंत श्रद्धेय और आदरणीय डॉक्टर मनु जी की स्मृति में निर्मित की गई डॉक्टर पुनीत द्वारा डॉक्टर मनु जी स्मृति समिति ट्रस्ट झांसी के द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय प्राचीन सभ्यता से आधुनिक कवि तक जो वेबिनार है, इसमें मैं बड़ा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इन सबका बड़ा बधाई देता हूँ कि आपने इस तरह का आयोजन यहाँ पर किया। मित्रों, मेरा मनु जी से विशेष लगाव रहा है। जब 1989 में पहली बार नियुक्ति हुई कि बुंदेलखंड की कॉलेज में हुई और उसमें प्रोफेसर मनु जी उसमें विभागाध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। अतः मैं सबसे पहले तो उनकी जो पूर्ण स्मृति है उसको नमन करता हूँ। डॉक्टर प्रोफेसर अवनीश अवस्थी जी, अवनीश कुमार जी, जो कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव जी, पुनीत श्रीवास्तव जी और जुड़े हुए मेरे मित्र और हमारे छात्र और शिक्षक बंधु। मित्रों, ये विषय अपने आप में बड़ा लंबा विषय है। विषय रखा गया है कि प्राचीन सभ्यता से आधुनिक प्रगति तक हिंदी, एक अपने आप में बड़ा विस्तार लिए हुए विषय। लेकिन इस विषय पर बातचीत करने से पहले मैं एक दो बात आपके सामने पहले स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो ये आपको रखना चाहिए सामने कि हम जिस हिंदी की बात कर रहे हैं वह हिंदी कौन सी हिंदी है। क्योंकि अगर हम व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वह हिंदी जिसकी हमें बात करनी है वह 6वीं शताब्दी के आसपास की है, जिसमें कि दक्षिणाचार्य चिन्नव्यंजन ने जो है मुगले माला के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि यहाँ पर हमें हिंदी की शब्दावली मिलना प्रारंभ हो जाती है। उस दृष्टिकोण से देखें, अगर साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो ये भी जो है हमारे हिंदी का पहला कवि सरेपा, जो कि अब सर्वमान्य हो गया है, लेकिन संभवतः कुछ कवि की चर्चा भी होती नहीं है। तो ये भी लगभग 7वीं सदी पे जाती है। तो 7वीं सदी से जो हिंदी चली आ रही है उसकी बात है। तीसरे मित्रों, जिस हिंदी का प्रयोग आजकल हम लोग पठन पाठन में और निश्चित जनों के बीच में, विभिन्न कार्यालयों में संपर्क भाषा के रूप में, वैश्वीकरण के रूप में कर रहे हैं, इस हिंदी की आयु बहुत अधिक नहीं है। लगभग 225-20 वर्ष की आयु मोटी मात्रा में मान सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब कोर्स विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी और उसमें गिलक्राइस्ट के नेतृत्व में जो भाषा विभाग खुला था, उसमें जिस हिंदी को पढ़ाया जा रहा था या जिसका प्रारंभ हुआ था, जिसे हम लोगों ने प्योर हिंदी कहा या स्टैंडर्ड हिंदी कहा या जिसे हम लोग आज की तारीख में खड़ी बोली कहते हैं, वह खड़ी बोली तब से प्रारंभ। और एक इसी खड़ी बोली के विकास क्रम में एक और चीज जुड़ती है। 1946 में
जब भारत के संविधान सभा द्वारा भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी इस पर बहस प्रारंभ हुई। इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि यह बहस प्रारंभ हुई कि हिंदी की भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी, इस पर बहस प्रारंभ हुई और उसमें अंग्रेजी, हिंदी, हिंदुस्तानी को लेकर विभिन्न मंतव्य आए। और जब यह बहस प्रारंभ हुई थी तब भारत जो है पराधीन था 1946। लेकिन जब यह बहस समाप्त हुई, जब निर्णय पर पहुंची तो हम स्वतंत्र हो चुके थे। यानी कि 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। बहस राष्ट्रभाषा से प्रारंभ हुई थी। हमारा पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन था स्वतंत्रता का, वह हिंदी को केंद्र में रखकर लिखा गया था। देखिए, जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात आती गई आई, वैसे ही वहां पर भाषा का विभाजन भी चला। करते हैं तो हमारे सामने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बात प्रारंभ करने की बात आती। निश्चित है कि उस समय हिंदी का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि मतलब व्याकरणिक दृष्टि से 7वीं शताब्दी में मिलना प्रारंभ हुआ था और ये 1500 वर्षों की यात्रा है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हमारी सभ्यताएं हैं वे अत्यंत प्राचीन, लेकिन फिर भी हमें ये गर्व करना चाहिए। और वह गर्व इसलिए करना चाहिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा को अगर आप सबने पढ़ा हो या सुना हो उनके बारे में, तो उन्होंने हिंदी की जातीय संस्कृति की एक परिकल्पना की है। ये कास्ट नहीं है आपकी, ये कास्ट और जाति नहीं है, ये जातीयता बोध जो कि भारत के सांस्कृतिक बोध से हमको जोड़ता है। और हम हिंदी प्रदेश के लोगों के लिए यह गर्व की बात है। हिंदी को तो हम वहां पर नहीं जोड़ सकते, लेकिन जो हमारा हिंदी प्रदेश है, ये इस हिंदी प्रदेश का संबंध हमारे पूर्वापर, हमारी प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। कारण उसका क्या है कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि जब रामविलास शर्मा जी बात करते हैं और हिंदी की जातीयता की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि इसी हिंदी प्रदेश में, जिसे हम लोग मध्य देशी प्रदेश कहते थे उस जमाने में, यहीं पर जो है वेदों की वेद और पुराण रचे गए। यह वह भूमि है हिंदी प्रदेश जहां पर हड़प्पा जैसी सभ्यता विकसित हुई। यह वह भूमि है जहां पर कि भारत के प्राचीनतम गणतंत्र यहां पर विकसित हुए। यह हिंदी प्रदेश वह भूमि है जहां पर कि राम और कृष्ण की वीरा भूमि और कर्म भूमि हमारे सामने आई। ये जैन तीर्थंकर महावीर की जन्मभूमि है, हमारे गौतम बुद्ध की भूमि है, सिखों के महान गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली भी यहीं पर पाटलिपुत्र जिला जानते हैं, बिहार के अंदर पड़ती है, यहाँ पर है। और इतना ही नहीं, पाणिनि जैसा व्याकरणाचार्य, पाणिनि ने जो व्याकरण दिया वह यहीं की देन है। रामायण और महाभारत यहीं ही लिखे गए। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ की भूमि में एक विशेष प्रकार की उर्वरा शक्ति है। प्राय सभी तरह के अनाज, शाक सब्जियां,
तीनों रीतियों का संतुलित समन्वय अगर हमें कहीं देखने को मिलता है तो ये हिंदी भाषी क्षेत्र में देखने को मिलता है। और मुझे अगर लगता है कि हम हिंदी का संबंध भले ही पूर्वापर अपनी शब्दताओं से ना जोड़ पाए, लेकिन ये निश्चित है कि हिंदी भाषी प्रदेशों का संबंध जो है पूर्वापर कहीं इन प्राचीन शब्दताओं से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। इसके बाद एक बात और मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले कहूंगा, आप कहेंगे बार बार कहता है प्रारंभ करने से पूर्व कहूंगा, मैं विषय पर बात तो कर रहा हूं लेकिन अपने विषय पर पूरी तरह से नहीं आया। दूसरी बात मैं ये भी आपके सामने कहना चाहूंगा कि अगर एक बात हमें जाननी चाहिए कि अगर हमें किसी भी भाषा के स्वरूप और विकास पर विचार करना है तो हमें यह आश्वस्त होना चाहिए कि भाषा, समाज और संस्कृति इनका आपस में गहरा संबंध, यानी जब जब राजनीतिक परिवर्तन आएगा, संस्कृति संक्रमण से गुजरेगी, तब तब भाषा को भी अपनी समकालीन परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को बदलना होगा। और यदि किसी भाषा में यह प्रकृति नहीं होती है तो वह भाषा जो है वह निष्प्रयोजनी होकर आर्काइवल बन जाती है और जो भाषा समय को नचार कर कदम ताल करती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहती है, अपने आप को युगीन परिस्थितियों और आवश्यकता अनुकूल ढालती रहती है, वह भाषा जीवंत रहती है। और यह हमारा सौभाग्य है कि हिंदी भाषा में यह क्षमता विद्यमान है। मित्रों, पूर्वापर एक संबंध तो हमारा जुड़ता है जाकर, जो मैंने चर्चा आपसे की कि हिंदी भाषी प्रदेशों को लेकर, और दूसरी ओर अगर हम हिंदी का संबंध पूर्वापर जोड़ना चाहें तो एक संबंध हम जोड़ते हैं लिपि के स्तर पर जाकर। हम सब जानते हैं कि जो हमारी सबसे प्राचीनतम लिपि है जिसे हम लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं, और इसी ब्राह्मी लिपि के जो दो भाग थे, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी भाग से ही देवनागरी लिपि, हम सबको यह अच्छी तरह आभास है, मालूम है, पता है कि जब 14 सितंबर 1949 को 343 अनुच्छेद में बात कही गई थी तो हिंदी संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। यानी कि हिंदी की जो लिपि देवनागरी है इसका भी संबंध हमारी पूर्व सभ्यताओं से जुड़ता है, जहां पर की ब्राह्मी लिपि जो है लिखी जाती थी और ब्राह्मी लिपि से ही निश्रित होकर निकल करके ये हमारी देवनागरी लिपि आई है, जिसमें कि हम हिंदी भाषा को या हिंदी भाषा की ध्वनियों को चिन्हित करने का उपक्रम करते हैं। दूसरी एक बात और सामने आती है, तो उसे हम देखें कि हम बात करते हैं कि हिंदी कहाँ से आई, तो हिंदी के मूल में हम लोग संस्कृत को देखते हैं। हम सब जानते हैं, अगर हम विकास क्रम को देखें हिंदी के तो हमको दिखाई पड़ेगा कि जो वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत जो दो विभाजन थे लगभग 1500 ईस्वी पूर्व की मैं बात कर रहा हूं, और हम जानते हैं क्लासिकल संस्कृत में जो है वह हमारी रामायण या कालिदास आदि की रचनाएं जो है लिखी गई थी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और यह संस्कृत क्लासिकल संस्कृत थी जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर और 500 ईस्वी पूर्व तक जिनका समय माना जाता है, यानी कि वैदिक यानी वेदों की रचना जिस वैदिक संस्कृत में हुई उस समय परिवर्तन होकर क्लासिकल संस्कृत आई, जिसमें कि रामायण या कालिदास की रचनाएं आदि हमारे सामने आई। लेकिन यहाँ पर एक वजह की बात और है कि हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा अनुभव संस्कृत से हुआ है, लेकिन कभी विभिन्न विद्वानों को पढ़वा का मौका मिले तो पढ़िएगा, अवलूपी कभी आप सुनीत कुमार चटर्जिया को पढ़िएगा, कभी श्री किशोरी दास वाजपेयी को पढ़िएगा। ये मनवा कर देखिए, हम ये पूरी तरह स्वीकार कर चुके हैं कि हिंदी के मूल में संस्कृत विद्यमान है। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि संस्कृत से हिंदी तक पहुंचने की परंपरा में जो पाली आई, प्राकृत आई, यह वास्तव में संस्कृत के विरोध में कहीं हमारे सामने आई। यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि संस्कृत ने
उपेक्षा हो गई थी, तो उस जन की उपेक्षा को पूरा करने के लिए या उसको स्थान दिलाने के लिए, या दूसरी ओर एक सरलीकरण की प्रवृत्ति। ये मनुष्य का सहज स्वभाव है कि हम सरलीकरण की ओर जाते हैं। तो संस्कृत जो हमारी क्लासिकल भाषा थी, शास्त्रीय भाषा थी, उसको सरलीकरण करने के लिए और जो केवल निश्चित वर्ग तक की भाषा तक सीमित हो गई थी, उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वह उन्होंने पाली में दिए। और यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय संस्कृत भाषा का प्रभुत्व था। उस समय कुछ क्षेत्रीय भाषाएं, ताकतें निरंतर चल रही थी, उनका पूरा विकास है, लेकिन समय इतना नहीं है कि मैं उन पर सबसे बड़ी विस्तार चर्चा करूं कि मैं यहाँ पर ये इंगित करने का संकेत आपको दिया, इंगित कर रहा हूं केवल कि संस्कृत के बाद जो प्राकृत आई वह वास्तव में संस्कृत के विरोध आई। और आपको ये दिखाई पड़ेगा कि यह संस्कृत का विरोध में जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं। संस्कृत के प्रति हमारी आस्था है, संस्कृत की अपार क्षमताएं हैं, मैं उनको यहाँ पर नहीं निकाल रहा। मैं एक वास्तविक तथ्य से अवगत करा रहा हूँ कि जो संस्कृत की निश्चितता थी या वर्णन संस्कृत ने जिसे अपनी सीमाओं पर अपने आप को व्याकरणिक सम्मेलन कैद कर लिया था, आम जनता के लिए जो सुलभ नहीं हो पा रही थी, तो गौतम बुद्ध ने जो है उपदेश जनता से बीच में जनता तक बात पहुंचाने के लिए जिस बाहरी भाषा का प्रयोग किया वह संस्कृत करते। और उसी पाली के बाद उसका समय लगभग 500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी माना जाता है। और फिर 1 ईस्वी से लेकर और 500 ईस्वी तक जब ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जो प्राकृतें हैं वह संस्कृत के साथ साथ चल रही, तभी वह संस्कृत के समानांतर अपने आप को खड़ी कर पाई। और ठीक जिस समय पाली बनी मुख्य भाषा या गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा, उस समय प्राकृतों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। और जब प्राकृत ने अपना मूल स्थान ग्रहण किया, तो वहां पर धीरे धीरे अपभ्रंशों का विकास। और आज जिसे हम हिंदी कहते हैं वह वास्तव में बोलियों का समुच्चय है। और यह जो हमारे अपभ्रंश है, काव्य अपभ्रंश, अर्धकाव्य अपभ्रंश और सौर सैनी अपभ्रंश है, उन तीनों अपभ्रंशों से ही हमारी हिंदी की शब्दों का बोलियां उद्भूत हुई है, निकली है। ये हमको यहाँ पर जानना चाहिए। हिंदी के लगातार विरोध नहीं चलता था संस्कृत का। और आप देखेंगे जो हिंदी के विद्यार्थी हमें जानते होंगे कि विद्यापति की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां आपने सुनी होंगी, सत्ता वाणी बहु न भावई और पाऊ रसको मन न जाए। अब सत्ता वाणी का संस्कृत के लिए आया है, सत्ता वाणी बहु न भावई, वो बहुत अच्छी नहीं लगी जो विद्यापति कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कबीर ने कहा था संस्कृत है की विशेषता क्या होती है, अगर उसके क्षण बंद हो जाए तो वह कहीं जो है खराब हो जाता है। तो संस्कृत है, ठीक है, उसमें काफी गहरे बैठना पड़ता है, पार्टी बहुत नीचे डालनी पड़ती है, तब जाकर उसका जो स्वच्छ जल है वह आप तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता है। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी जो कहा था भाषा का संस्कृत, उसकी बात करते हैं। यानी मेरे कहने का तात्पर्य संस्कृत हमारी जननी है हिंदी की, लेकिन उसने वह विकासक्रम प्राप्त किया। क्या यही ये चर्चा हमारे लिए करना आवश्यक होगा कि संस्कृत की जो वास्तविक अवृत्ति है वह मौर्य काल के अंत से प्रारंभ होकर और 9वीं 10वीं शताब्दी तक निरंतर होती रहती। दूसरी ओर संस्कृत में आप ध्यान देंगे तो शिक्षा और शासन की भाषा ही बन जाती है। जितना उपयोगी धार्मिक, दार्शनिक, लौकिक, ललित साहित्य जो है संस्कृत में लिखा गया, वह शताब्दियों तक आगे पीछे संसार की
मेरा समय हो मुझको बता दीजिएगा, क्योंकि अगले वक्ता का भी मुझ पर इंतजार रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि मुझको बिना संकोच आप कहिएगा, सर अपने आप को सीमित कर दें। जी सर। अपना बड़ा विस्तृत है, आगे बढ़ते हुए इस विषय को समेटना है ना, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपनी बात को कह सकूं। मैं बात कर रहा था कि सबसे पहली स्थिति दिखाई पड़ती, पहला प्रकार दिखाई पड़ता है, वह दिखाई पड़ता है आम बोलचाल की भाषा के रूप में। हम सब जानते हैं कि हिंदी को उत्तर भारत की भाषा कहा जाता है, जबकि अंग्रेजी और संस्कृत जो है वह हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है या वर्ग विशेष की भाषा है। अगर जबकि इस भाषा ने अपना चरित्र संपर्क भाषा सार्वदेशिक भाषा के रूप में विकसित किया है। अगर आप देखें कि इसकी जो 17 बोलियां हैं, हालांकि अभी आपने अखबार में आज ही पढ़ा होगा कि भोजपुरी वाले कह रहे हैं कि भोजपुरी को 22वीं सूची में शामिल किया जाए। उधर मैथिली शामिल हो गई है और परिणाम यह है कि विद्यापति हमारे हिंदी की पहुंच से निकलकर बाहर चला गया। राजस्थानी वाले सब चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा को 22वीं सूची में शामिल कर लिया जाए। बुंदेलखंडी वाले भी चाहते हैं कि सूची में शामिल किया जाए। अवधी भी चाहते हैं कि सूची में शामिल किया जाए। और ये 17 बोलियां धीरे धीरे सब सूची में 22वीं सूची में आ गई। उनमें क्षमताएं बहुत है, लेकिन हिंदी इन सबको लेकर चल बनी हुई है और इन सबका विकास ही हिंदी का विकास है। ये हम लोगों को नहीं भूलना है, क्योंकि आम जनता तक इन भाषाओं की ही पहुंच है। तो अगर किसी स्वार्थवश ये क्षेत्रीय भाषा के कर्णधार इस हिंदी की क्षमताओं को तोड़ना चाहते हैं, और आपने ये भी बाबा सर्वेक्षण सुना होगा, जब भी सर्वेक्षण होता है ये कहा जाता है कि हिंदी जो है वह प्रथम बोलने वाली भाषा है पूरे विश्व के अंतर्गत, लेकिन वह खारिज कर दिया जाता है। उसका कारण ये है कि हमारे हिंदी के समानांतर जो उर्दू और हिंदुस्तानी आदि है उसको उससे अलग कर दिया जाता है, और मैथिली को भी उससे अलग कर दिया जाएगा, भोजपुरी को अलग कर दिया जाएगा। तो जिस भाषा पर आप गर्व कर रहे हैं कि वह हिंदी भाषा पहले प्रथम विश्व की प्रथम 3 स्थानों पर है, तब इसे बिना विवाद में पड़े लोग कह रहा है, तो वह 3 स्थानों को भी कहीं ना कहीं खो देंगे। फिर मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर इतना सा है कि ये हमारी जो क्षेत्रीय बोलियां हैं यही हमारी पूंजी है। अतः आप ध्यान से देखेंगे तो यह संपदा हमारी रही है, किंतु व्यापार की विस्थापन और युद्ध पर राजनीतिक स्थितियों के कारण इनका विस्तार होता गया। साधु संत, कथावाचक और पंडे और युवता ये इसके व्यापारी जो है संवाहक बने हैं, और आम जनता के पर मध्य क्षेत्रीय बोली तथा आवश्यकता एवं व्यक्ति विशेष के अनुसार अन्य बोलियों को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी, और हिंदी बोलियों का मिला जुला जनग्राह्य चरित्र विकसित हुआ। इंगल पिंगल जहाँ एक और विशिष्ट वर्ग में प्रचलित थी, वहीं आप देखते हैं कि गैर ईस्वी के आसपास जो है वह हमारा क्षेत्रीय बोलियों में बहुत साहित्य हमारे सामने आता हुआ दिखाई पड़ता। अगर आप 10वीं 11वीं सदी की राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो वहां पर हिंदी का एक सामासिक स्वरूप विकसित करने में हमें सहायता मिली है। हम जानते हैं कि उत्तर भारत में तत्कालीन समय चौहान, गहरवार और चंदेल ये 3 राज सत्ताएं प्रमुख रही थी, और अजमेर और दिल्ली का राज चौहानों के पास होने के कारण उनके दरबार में अपभ्रंश, राजस्थानी और खड़ी बोली के मिश्रित रूप हमको दिखाई पड़ते थे। वहीं कन्नौज जो है वह संस्कृत का मुख्य केंद्र था, और जो चंदेल थे, चंदेल राज्य जो कि हमारा बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है, उसमें संस्कृत के साथ क्षेत्रीय बुंदेली अवधि को भी वहां पर प्रश्रय मिल रहा था। अतः उपर्युक्त कारणों के कारण बोलियों के मिले जुले रूप हमको दिखाई पड़े, और जब गजनवी और गौरी के जब आक्रमण हुए और अफगान सत्तासीन हुए, तो तुर्की और फारसी शब्दावली की जो है उससे हमारा भारतीय जन जो है परिचित हो गया। और आप देखेंगे जो चंद्रवरदाई, जिसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी, उनके रासों में ये मिले जुले शब्द हमको स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इन सबका उल्लेख करने का मेरा उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की रक्षा के लिए जो कटिबद्ध मानसिकता ने शब्दों के आपसी आदान प्रदान करे, वह भाषा के समेकित स्वरूप को निखारने में
हमारी सहायता करते हैं और हमें हिंदी का एक चरित्र विकसित होता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। हम जानते हैं कि मध्यकाल में मुगलों का जो आगमन हुआ, दो संस्कृतियों का मेल हुआ, टकरार हुई वो अलग बात है, लेकिन आप सामाजिक स्तर पर देखेंगे तो मेल का ही प्रयास अधिक हुआ है। सत्ता के स्तर पर कुछ भी किया गया। दिल्ली में रहने के कारण क्योंकि केंद्र सत्ता कहां पर थी? दिल्ली में चौहान भी रहे, दिल्ली में मुगल भी आए और अंग्रेजी जब तक दिल्ली नहीं पहुंच गए, बादशाह जफर को हराकर, तब तक उनका आधिपत्य भी भारत पर नहीं माना गया। तो हमारे और आज भी भारत की राजधानी जो है दिल्ली है, यानी दिल्ली हमारी इतनी सत्ता रही है और वहां की जो बोली है वह आज हिंदी का मानक स्वरूप ग्रहण करे हुए है, जिसे आप पौरवी कहते हैं या पौरवी का जो विकसित रूप, जिसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा गया था, जिसे हम आज खड़ी बोली के नाम से पहचानते हैं, वह इस दिल्ली प्रदेश से ही विकसित होती हुई दिखाई पड़ती है। हालांकि उस समय सैन्य शिविरों में जो है उर्दू यानी फारसी और अरबी के शब्द भी बोले जाते थे और उसी अरबी फारसी और संस्कृत की शब्दावली के साथ में हिंदी भाषा का विकास हुआ, क्योंकि आगे चलकर जैसे हम हिंदुस्तानी कहते हैं उसका प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई पड़ती है हमको। और ये भी हिंदी का एक समेकित सांस्कृतिक समूह है, सबको साथ में लेकर चलने की जो क्षमता है, या हिंदी के अंदर जो अन्य संस्कृतियों और शब्दावली को आत्मसात कर लेने की जो स्थिति है वह हमको यहाँ से दिखाई पड़ती है। हिंदी के इस चरित्र से हम परिचित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो निश्चित रूप से राज्य विस्तार के साथ साथ भाषाएं विकसित हुई, नए ज्ञान के अनुशासन विकसित हुए, खड़ी बोली, अनुवाद, शिक्षा और शास्त्रों के द्वारा ग्रहण कर ली गई और जनता के बीच में भी सबका विचरण बढ़ता है गया। और जैसे संसाधनों का विकास हुआ, इसकी विभिन्न शैलियां भी रखी गई। हिंदुस्तानी इसमें जो है उर्दू, इसमें उसी मिली हुई थी, इसमें सांस्कृतिक मूल परंपरा, आत्मीयता, शब्दावली भी हम लोगों को और कदरों शब्द थे, देशी और विदेशी शब्द थे हमारे सामने, इसमें जुड़ते हुए चले गए। यानी कि जब मेरा जुड़ा रूप जनता के बीच में अधिक चला तो एक तो हिंदी हमारी आम बोलचाल के रूप में आज भी आप देखेंगे कि हम ये नहीं सोचते कि अंग्रेजी शब्द बोल रहे हैं कि हिंदी देशी शब्द है, विदेशी शब्द है। हम हिंदी में क्रिया वगैरह अगर हमारी लगी हुई है तो ये माना जाता है कि हमने हिंदी का प्रयोग किया है। तो ये आम जन के बीच में जो बोलचाल की भाषा है, एक हिंदी में इस तरह से विकास है। दूसरी और साहित्यिक रूप में आप देखेंगे तो साहित्यिक भाषा के रूप में हमें एक तो सबसे पहले स्वयंभू जो कि अपभ्रंश में लिखते हैं, रातो साहित्य पिंगल में लिखा गया, और जो तीसरी अधिक व्यापक भाषा थी वह थी पिंगल थी, जो कि तत्सम प्रधान तो ठीक थी, साथ ही सम्मत भी थी और व्यवस्थित भी। इसमें आपने जो हिंदी के विद्यार्थी हमें जानते होंगे कि उक्ति प्रकरण, प्राकृत पेंगलम और बुद्धिरास इसमें आते हैं, और सिद्धों की जो वाणी है वह मानक हिंदी के प्राथमिक जो रूप है उसमें हमको नाथ साहित्य तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग है और हिंदी के नए स्वरूप के निकट पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता है, वह मिलता है। हेलो जी सर, वह एक भारतीय देशीपन लिए हुए है और बंदा नवाज की जो भाषा है उसमें अरबी और फारसी पन का प्रभाव अधिक है। मध्यकाल में जब प्रवेश करते हैं हम सब जानते हैं कि हमारी जो क्षेत्रीय बोलियां मैथिली, राजस्थानी जो है, ब्रज है ना, ये सारी बोलियां चल रही थी। और उस समय आपको अगर याद होगा तो अवधी और ब्रज साहित्य की प्रमुख भाषाएं बनकर उभरकर आई थी, और उसमें भी जो है ब्रज भाषा कहीं आगे निकल रही थी। मैं कोई भाषाओं की प्रतिनिधित्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सत्य से परिचित करा रहा हूँ कि ब्रज भाषा में लिखना अपने आप में श्रेष्ठ माना जाता था। और इसीलिए आप देखेंगे कि ब्रजभाषा की पाठशालाएं जो है, ब्रजभाषा सिखाने के लिए कच्छ तक यानी गुजरात तक पाठशालाएं हमारी बनी थी। और साथ आपको ये भी आश्चर्य होगा कि तुलसी जो कि अवधि के प्रमुख कवि हैं, और जब वह अपने अंतर्मन को खोलते हैं तो अपनी अंतर्मन खोलने के लिए जब वह कविता
गोदावरी लिखते हैं, गीतावली लिखते हैं, विनय पत्रिका लिखते हैं, तो वे उसकी रचना अवधि में नहीं करते, वे रचना करते हैं किसमें? ब्रज भाषा में रचना करते हैं। तो ब्रज भाषा साहित्य की केंद्रीय भाषा बनकर उभर कर हमारे बीच में आती है। और जब आधुनिक युग में अंग्रेजों का आगमन होता है, शिक्षा के प्रसार, यातायात की सुविधाओं के विस्तार, जनसंचार माध्यमों की लोकप्रियता, महानगरों का विकास और साथ साथ क्या मुद्रित जो अक्षर है, जब उनकी व्यापकता आती है तो सरकारी नौकरी और स्थानांतरण के कारण खड़ी बोली मानक भाषा बनकर उभरती है। मैंने चर्चा की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1801 में हुई थी और उसमें जो गिलक्राइस्ट के शिष्य थे, विशाला खां, सदा सुखलाल, है ना, और लड्डू लाल, है ना, और ये लोग जो शिष्य थे उनके, इन्होंने जिस पूर्वीपन ली हुई हिंदी की चर्चा, खड़ी बोली में पूर्वीपन ली हुई हिंदी की चर्चा प्रारंभ की, वह हमारी धीरे धीरे संस्कृत निश्चित तक चली, भारतीय युग तक चली। हम साहित्य विद्यार्थी जानते हैं कि भारतीय युग में कविता के लिए ब्रजभाषा और गद्य के लिए खड़ी बोली, ये अलग अलग जो है व्यवहार की भाषा की जा रही थी। लेकिन आप देखेंगे कि भारतेंदु ने 1873 में जो एक लेख लिखा था, हिंदी नई चाल में गई, ये हिंदी की जो नई चाल है, ये भारतेंदु के समय में गद्य की भाषा बनी थी और यही हिंदी की नई चाल भारत की राजभाषा बनी है और यही हिंदी की नई चाल आज वैश्वीकरण के स्तर पर अपनी चाल को मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। अगर आपको याद हो कि यहाँ एक और हम समाज के स्तर पर राजा राम मोहन राय का नाम लेते हैं, केशव सेन का नाम लेते हैं, जनक सरस्वती का नाम लेते हैं, इन्होंने ये शिक्षा के लिए भाषा को गढ़ा और हिंदी भाषा संस्कृत का आधार लिए हुए बनी। कुछ लोगों को मालूम होगा कि जब जनक सरस्वती प्रारंभ में संस्कृत में अपनी बातों को कहा करते थे, लेकिन जब केशव सेन ने उनसे कहा कि आपको अगर अधिक व्यापकता चाहिए तो आप हिंदी में बात करें, तो उन्होंने हिंदी में संस्कृत के स्थान पर हिंदी में शिक्षा के माध्यम को अपनाया था उन्होंने। ये हमारे लिए बड़ा उल्लेखनीय लगा। साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भारतेंदु के समकक्ष की आपको एक नाम और स्मरण करना चाहिए, राजा शिव प्रसाद पितारी हिंद का, क्योंकि इसलिए करना चाहिए क्योंकि शैक्षिक हिंदी के विकास में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पितारी सिंह हिंद की जो है शैक्षिक हिंदी के विकास में बड़ी गहरी भूमिका रही है और इन्होंने सन 1868 में जो मेमोरेंडम इन्होंने सरकार को दिया था, जिससे हिंदी जागरण का उदय हुआ था, वही शिक्षा का माध्यम हिंदी प्रारंभ हो गई। ज्ञान विज्ञान के जो आधुनिक विषय हैं जैसे भूगोल, इतिहास, पदार्थ विज्ञान वगैरह पर पहली बार आसान मुहावरेदार भाषा में पाठ्य पुस्तकें तैयार की। राजा शिव प्रसाद सिंह ने अपनी बनाई पाठ्य पुस्तकों को पहली बार अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया, जैसे कि मानचित्र, नक्शे के लिए, मैप के लिए मानचित्र शब्द का प्रयोग किया। इंडेक्स के लिए अनुक्रमणिका का प्रयोग उन्होंने पहली बार किया। ट्रेस के लिए आधार शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। इसे न्यून कोण, समकोण, त्रिभुज, ये सब आदि पारिभाषिक शब्दावली जो है, जो एक ज्ञान विज्ञान के लिए आवश्यक थी, यह प्रयोग हमें शिव प्रसाद सिंह से दिखाई पड़ता है और यह शैक्षिक स्तर पर आज भी ये हिंदी हमें आती हुई दिखाई पड़ रही है। तो एक आम बोलचाल की भाषा हुई, एक साहित्यिक संरचना की भाषा हुई और तीसरी जो स्थिति दिखाई पड़ी वह हमको दिखाई पड़ रही है, वह शैक्षिक भाषा की दिखाई पड़ी। और चौथी स्थिति दिखाई पड़ती है, वह दिखाई पड़ती है संचार भाषा। संचार भाषा के रूप में अगर हम ध्यान दें तो वैसे तो प्रारंभ में क्षेत्रीय बोलियों का ही रहा है, लेकिन संचार प्रक्रिया जो है वह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तर पर चलती है। सभा संगोष्ठियों द्वारा संपन्न होता है। राजज्ञाओं को सार्वजनिक करने में मुनादी का प्रयोग होता था। क्षेत्रीय शब्दावली के साथ साथ बलाघात और आरुतान पर विशेष बल दिया जाता था। अवधि, ब्रज, उर्दू ने आधुनिक काल तक मध्यस्थता की। उन पत्रों में अवश्य सांकेतिक भाषा दिखाई पड़ती है, जिसे हम प्रतीकात्मक कह सकते हैं, लेकिन संचार भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग 1550 में जब छापा खाना आया और 1674 में अंग्रेजी के मुंबई मुद्रणालय में छपी सामग्री प्रचलित हुई, वहां से प्रारंभ होती है।
ईसाई मत के प्रचार की पुस्तकें प्रारंभ में अधिक छपी, लेकिन इससे हिंदी भाषा की लिपि में एक रूपता आई, स्थिरता आई और व्यवस्था बनाने में हमको सहायता मिली। सन 1818 में ईसाई पादरियों द्वारा श्रीरामपुर में अपने मत के प्रचार के लिए हिंदी पत्र दिग्दर्शन निकाला गया। इसी क्रम में हम जानते हैं कि भारत का हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड निकला था। हमारा 1849 में समाचार सुधावर्षण निकला था, जिन्होंने की हिंदी में पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी का प्रारंभ किया और यहाँ से एक प्रेस का स्वरूप निश्चित हुआ और एक भाषा को नई दशा मिली। और जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसमें हिंदी पत्रकारिता का उदय हुआ और वहां पर 1857 में दिल्ली से एक द्विभाषी पत्र निकला था। चर्चा विशेष कर रहा हूं मैं, द्विभाषी है और जो हमारी भारत की जो गंगा जमुनी संस्कृति है या हिंदी की जो मेल मिलाप की संस्कृति है उसकी चर्चा यहाँ पर आती है। कि पयाम आजादी पत्र निकला था, जिसमें पहला मोदी की हमें इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा है छपा था। इसके 10 वर्ष बाद भारतेंदु ने प्रयोजन सुधा हरिश्चंद्र पत्रिका और महिलाओं की पहली पत्रिका बाला रोहिणी जो है वह निकाली थी उन्होंने, जो कि हिंदी में निकली थी। भाषा को जोड़ने का कार्य किया और खड़ी बोली के विकास में उनका मैंने चर्चा की है, जिसका हिंदी नई चाल में ढली वह हमारे सामने आया। हमारे सिद्धराम फिलौरी की चर्चा भी हम करेंगे। पंजाब के युवा थे जिन्होंने की भाषा के विकास में बड़ा योगदान दिया। यहाँ की जो परंपरागत संस्कृत निष्ठ और उर्दू भाषा थी उससे मिलाकर हमें नया परिनिष्ठ रूप प्रदान किया। ये आपको समझना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉनिक संसाधन विकसित होने लगे तो भाषा में विवादात्मकता और विश्लेषणात्मकता की प्रवृत्ति बढ़ गई और खबर बेचने और मिशन के उद्योग बन जाने से पहले क्या था कि सूचना है या ये जो प्रेस है वह सेवा होती थी। जयशंकर विद्यार्थी सब विज्ञापन निकलता था कि जो 4 रोटी 1 लोटा पानी और काले पानी की सजा के लिए तैयार हो वह संपादक बने। आज की तारीख में ये विज्ञापन निकाल लीजिए और पुण्य संपादक कोई आपको मिल जाए। आज की तारीख में आपको निकालना पड़ेगा कि कहाँ पर फ्लैट फ्री मिलेगा, कहाँ पर जो है कार संघ में मिलेगी, आने जाने की सुविधा मिलेगी, विदेश की इतनी यात्राएं होंगी, तब लोग आकर्षित होकर संपादक बनेंगे। 4 रोटी 1 लोटा पानी और काले पानी की सजा पर कोई संपादक बनने के लिए तैयार नहीं होगा। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि उस समय जो प्रेस या शिक्षा सेवा मानी जाती थी, मिशन मानी जाती थी, वह आज क्या हो गई है, वह उद्योग बन गया। और उद्योग के बनने पर हिंदी ने भी अपने चरित्र को उस तरह से डाला और जो हमारी खबर भेजने की जो प्रवृत्ति में जो सनसनीखेज भाषा चाहिए वह हमें आती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ हम अब बात करेंगे कि कामकाजी भाषा की बात करेंगे। इसका जो रूप मैं कहता हूँ कि 1949 में जब भारत का राजभाषा बना दिया गया तो वहां पर एक राजभाषा या कार्यालय भाषा के रूप में आई और दूसरी हिंदी जो है बाजार भाषा के रूप में आई। राजभाषा के रूप में हिंदी का प्राचीन इतिहास है और ब्रिटिश शासन में भी हम जानते हैं कि जैसे जैसे राजा बदलता है वैसे वैसे राजभाषा परिवर्तित होती है। जब मुगल आए तो पहले हमारा क्षेत्रीय बोलियों में काम हो रहा था, संस्कृत में काम होता था राज का। जब मुगल आए तो वहां पर फारसी में काम होने लगा और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी में काम होने लगा और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वहां पर हमारी राजभाषा हिंदी बन गई। और जब हिंदी राजभाषा बनी तो आप देखेंगे वैसे तो हमारे बहुत से सूत्र मिलते हैं कि इंदौर और ग्वालियर के विकासों में आप देखेंगे वहां पर देवनागरी प्रयोग होता था। यहाँ तक कि कंपनी शासन में भी जो राजनीतियां और सूचनाएं निकला करती थी वह भी हिंदी में जारी हुआ करती थी। और 1797 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अधिनियम बनाकर व्यवस्था कर दी थी कि भारत संबंधी विधि के कारण भारतीय भाषाओं में अनुदित कर सरकारी तौर पर प्रकाशित किए जाए। अगर अंग्रेजी और हिंदी में सन 1857 के बाद शासनकार निष्पादित भी हुए तो जब भारत के राजभाषा पद पर जब हिंदी आई तो संविधान में 343 से 351 तक इस संबंध में निर्देश दिए गए। राष्ट्रपति का आदेश आया, संकल्प आया, अधिनियम आए, हमारे राज्य शब्दावली आयोग की स्थापना हुई
अनुवाद ब्यूरो की स्थापना हुई और हिंदी का एक नया क्षेत्र विकसित होता हुआ दिखाई पड़ा। तो टिप्पणी, आदेश, संस्कृत में हिंदी में अधिक फलीभूत हुए, पारभाषी शब्दों का निर्माण हुआ, पर्यायवाची जो हिंदी की एक विशेष पहचान थी उनका लोप होना प्रारंभ हो गया। राजनीति की द्वेषवश अंग्रेजी जो सत्ता को हम लोगों ने अंगीकार हम लोग को करना पड़ा और अंग्रेजी का बोलबाला आज भी बना हुआ है, लेकिन हिंदी भाषा निरंतर उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया में चल रही है। और एक अंतिम बिंदु की बात करूंगा, मैं देख रहा हूँ पुनीत जी आ चुके हैं, बैठे हुए हैं, पुनीत जी ने ज्वाइन कर लिया है क्योंकि मुझे इनकी खाना पूर्ति में कर रहा था पुनीत जी आपकी, तो मैं बात कर रहा हूँ कि अंतिम बात करता हूँ, ये मैं इस पर छोड़ देता हूँ कि डॉक्टर पवन सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर पवन सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हो सकता है किसी तकनीकी कारणों से डॉक्टर पवन अग्रवाल जी का संबोधन बीच में रह गया है। हो सकता है वो कुछ क्षण पश्चात आपसे फिर जुड़ जाएं। बहुत सुंदर व्याख्यान चल रहा था डॉक्टर पवन अग्रवाल जी का। प्राचीन काल से लेके अद्यतन हिंदी का विकास, उसकी जानकारी, उसकी उपलब्धियां से हम लोग अवगत हो रहे थे। अचानक नेटवर्क प्रॉब्लम से डॉक्टर पवन जी से संपर्क टूट चुका है। कुछ क्षण हम लोग प्रतीक्षा करते हैं, हो सकता है कि वो फिर से वापस ऑनलाइन आ जाए। बाजार भाषा के रूप में हिंदी ने कार्य प्रारंभ किया है और हम जानते हैं कि पहले मिली जुली संस्कृति दिखाई पड़ती थी। अगर आपको पूरे पुराने विज्ञापनों की मैं याद, आप विज्ञापन की भाषा बदल गई है, अगर पुराने विज्ञापनों की याद दिलाऊं, गाँव वगैरह में जब चना बेचने वाला आया था तो कैसे गीत गाता था, तेरा चना बड़ा शमशीर, उसमें डाला नींबू चीर, उसको खाते लक्ष्मण वीर, चलाते घर रखा पे तीर, मारा मेघनाथ सा वीर, उठी रावण की तकदीर, चना जोर गरम। यानी कि विज्ञापनों में एक सांस्कृतिक बोध, एक नैतिकता बोध दिखाई पड़ता था। लेकिन आज मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैसे, ये प्रतिद्वंदिता यहाँ पर भाषा में आती हुई दिखाई पड़ रही है। ये प्रतिद्वंदिता जो है वह प्रतिद्वंदिता बाजार की भाषा के कारण हमारे सामने रही है। अब मित्रों, मैं अंतिम बात करता हूँ, तकनीकी भाषा की मैं बात करना चाहता हूँ कि जब हम जानते हैं तकनीक की जब हम बात करते हैं तो इसमें मीडिया के विभिन्न उपकरण जुड़ जाएंगे आपके साथ में। मैं रेडियो की बात भी कर रहा हूँ, दूरदर्शन की बात भी कर रहा हूँ, और मैं बात करूंगा मुख्य रूप से तकनीक की जब बात करते हैं तो हम कंप्यूटर की बात करते हैं। रेडियो की एक भाषा है, रेडियो की भाषा बिंबात्मक अधिक होती है। रेडियो कहा जाता है कि ये अंधों का थिएटर है, वहां आपको जो भी दिखाना है वह आप केवल शब्दों के माध्यम से दिखा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैंने चांदनी देखी, तो चांदनी में चंद्रमा की चांदनी से लेकर और ऋषि कपूर की चांदनी तक सारी चांदनी आप अपने मस्तिष्क में कल्पना कर सकते हैं। वहां ये स्पेस होता है रेडियो के अंतर्गत। यहाँ पर वहां पर बिंबात्मकता भाषा की प्रमुख है। लेकिन दूरदर्शन जब आया तो वहां पर भाषा में परिवर्तन आया और वहां पर जो है दृश्य और श्रव्य, यानी कि दृश्य को खोलने के लिए, दृश्य को और अधिक गहनशील बनाने के लिए, दृश्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भाषा का प्रयोग प्रारंभ हुआ। और जब हमारे मीडिया चैनल
के कारण ही जो कूटपद संकेताक्षर जो निर्माण हुए हैं और जो हमारा जो अक्षरात्मक कंप्यूटर जिसका विकास होता चला जा रहा है, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ है। और यहाँ पर क्योंकि हम वैश्विक भाषा से यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमने तकनीक के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दावली युक्त संस्कृत शब्दावली जो है उसको अधिक हम लोगों ने अपनाया है। यानी कि मैं कुल मिलाकर पूरे बड़े वक्तव्य को देखेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी ने अपनी आत्मसात करने की प्रवृत्ति, लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, हिंदी ने न केवल संस्कृत का पूरा अनुकरण नहीं किया है, उसने अंग्रेजी का भी अनुकरण नहीं किया है। अगर उसने शब्द अंग्रेजी से लिए हैं तो उनको उसका हिंदीकरण करके लिए हैं, अगर उसने अंग्रेजी संस्कृत से लिए हैं तो उनका भी हिंदीकरण कर लिया है। यानी कि हिंदी ने एक अपनी निजी सांस्कृतिक विरासत विकसित की है और निश्चित रूप से हिंदी का भविष्य उज्जवल है। मुझे आप लोगों ने यहाँ पर बोलने का मौका दिया, ये अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पुनीत जी, अगर मैंने समय ज्यादा लिया और आपका समय व्यर्थ गवाया हो तो उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। और प्राप्त होता था। धन्यवाद आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बड़ा ही रोचक और रुचिकर व्याख्यान आपने दिया है। पूरी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो गई है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक हिंदी की यात्रा किस रूप में हमारे समक्ष रही है। आपका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब हमारे इस संगोष्ठी के अंतिम व्याख्यान का अवसर आता है।